बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे अटैचमेंट स्टाइल्स की और अटैचमेंट वॉन्ट्स की। नाज़रीन, गुज़श्ता 2-4 सालों में मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत से लड़के लड़कियां एक अजीबो-गरीब अटैचमेंट का शिकार हो जाते हैं और उनको समझ भी नहीं आ रही होती कि ये अटैचमेंट कैसी है। कभी वो दूसरे पे तरस खा रहे होते हैं और कभी वो दूसरे पे बेवफाई के इल्जामात आयद कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो इससे जान भी छुड़वाना चाह रहे होते हैं लेकिन फिर भी छुड़वा नहीं पा रहे होते। आज हम डिटेल से इसको समझेंगे। नाज़रीन, अटैचमेंट थ्योरी सबसे पहले एक ब्रिटिश साइकेट्रिस्ट जॉन बॉबी ने दी। इस थ्योरी के मुताबिक जब हम पैदा होते हैं तो जो भी हमारा केयर गिवर होता है या हमारा सरपरस्त होता है, उसके साथ हमारी एक बाउंडिंग बनती है और उस सरपरस्त की हमारे साथ एक बाउंडिंग बनती है, और वो जैसा बॉन्ड बन जाए हमारी अटैचमेंट वैसी ही होती है। मानो कि जिंदगी भर के लिए हमारे लिए वही अटैचमेंट स्टाइल बन जाता है। जॉन बॉबी ने 4 किस्म के अटैचमेंट स्टाइल्स का तज़किरा किया है। सबसे पहले हम उनको देखते हैं। अटैचमेंट स्टाइल्स का मतलब ये होगा कि हाउ वी रिलेट टू अदर्स। पहला अटैचमेंट स्टाइल है सिक्योर अटैचमेंट, फील्स सेफ इन रिलेशनशिप्स, बैलेंस्ड क्लोजनेस एंड इंडिपेंडेंस। ऐसा नहीं है कि आप किसी से जुड़े हैं तो बस वेल्ड ही हो गए, ऐसा नहीं है। आपकी क्लोजनेस और आपके ताल्लुक में एक बैलेंस अप्रोच है और वह आपकी डिपेंडेंस या आपकी इंडिपेंडेंस को इफेक्ट नहीं कर रही। यानी आप इंडिपेंडेंटली किसी दूसरे इंसान के साथ इमोशनली अटैच तो हैं, लेकिन आपने अपनी सेल्फ वर्थ पे कंप्रोमाइज नहीं किया। ये बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होगा। ऐसी सिक्योर अटैचमेंट कब होगी? जब हमारे केयर गिवर्स, हमारे सरपरस्त हमारे साथ अच्छा मामला करेंगे, जो कि बहुत शाज़ नादिर है। दूसरे नंबर पे है एंशियस अटैचमेंट। हमारे ज्यादातर क्लाइंट्स में एंशियस अटैचमेंट पाई जाती है। ऐसे लोग क्लोजनेस की बहुत ज्यादा भूख रखते हैं, क्रेव्स क्लोजनेस। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, छोड़े जाने का खौफ इनको लाहिक रहता है। सिक रीअश्योरेंस, इन्होंने हमेशा एक रीअश्योरेंस, एक तसल्ली, एक लफ्जों का जाल इनको चाहिए होता है। तीसरे नंबर पे है अवॉइडेड अटैचमेंट। ये प्रेफर करते हैं इमोशनल डिस्टेंस। इनका दिल चीख चीख कर भी कह रहा होता है कि फला तुम्हें पसंद है, लेकिन इनका दिमाग कह रहा होता है अवॉइड करो इसे। ये वैल्यू करते हैं अपनी इंडिपेंडेंस को। इनको ये अटैच होना इनके बस की बात नहीं होती, बल्कि ये घुटन महसूस करते हैं। नंबर 4 है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। ये भी हमारे क्लाइंट्स में बहुत कॉमन होती है। इनमें शदीद किस्म का कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है अटैचमेंट को लेने का और अटैचमेंट से अवॉइड करने का। कॉन्फ्लिक्टेड बिटवीन वांटिंग अटैचमेंट एंड फेयरिंग इट। खौफ भी उसे अटैचमेंट का है और उसको हासिल करने की जुस्तजू भी है, लेकिन खौफ भी शदीद है। नाज़रीन, योर अटैचमेंट स्टाइल्स एक्सप्लेन योर बिहेवियर्स, जबकि योर अटैचमेंट वॉन्ट्स एक्सप्लेन योर पेन। अटैचमेंट वॉन्ट्स की बात करें तो ये वो जख्म होते हैं जो हमारे बिहेवियर्स को शेप करते हैं। इमोशनल इंजरीज दैट शेप अस। पहला अटैचमेंट वॉन्ट है निग्लेक्ट। ऐसे बच्चे जिनको बचपन में निग्लेक्ट किया गया, देखकर अनदेखा कर दिया गया, ये वो बच्चे होते हैं जो किसी ना किसी वजह से नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। बहुत से घर में ऐसे बच्चे होते हैं जो मनचले होते हैं। दरमियानी बच्चा अक्सर निगलेक्ट हो जाता है। बड़े बच्चों की फिक्र होती है, छोटे बच्चों की फिक्र होती है, दरमियानी बच्चा दरमियान में कहीं निगलेक्ट हो जाता है। लैक ऑफ इमोशनल प्रेजेंस, इनके लिए कोई भी अथॉरिटी फिगर इमोशनली प्रेजेंट नहीं होता और कोई भी केयर गिवर या सरपरस्त ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होता इनको लेके। यही वजह है कि ये निगलेक्टेड चाइल्ड बनते हैं और इनको बड़े होकर भी अपने आप को छोड़ दिए जाने का या अपने आप को अनदेखा किए जाने का एक खौफ लाहिक रहता है। दूसरा अटैचमेंट का जख्म है अबैंडनमेंट। ये फिजिकल और इमोशनल एब्सेंस होगा कि आपके वालिदैन आपके लिए मौजूद ना हो, फिजिकली मौजूद ना हो या फिजिकली तो मौजूद हो लेकिन अपने मोबाइलों के अंदर खोए हों और अपने बच्चे को इग्नोर कर रहे हो। वो कोई भी इंपॉर्टेंट फिगर हो सकता है बच्चे की जिंदगी में जिससे उसको अबैंडनमेंट मिलती है कि वो उसे छोड़ जाने का एक शदीद सदमा दे जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी नानी नाना या दादी दादा के साथ पलते हैं, बड़े होते हैं। उनको फिर बाद में अपनी फैमिली में आना बहुत मिसफिट फील होता है क्योंकि नाना या दादा वो फौत हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से क्लाइंट है मेरे जिन्होंने ये फियर ऑफ अबैंडनमेंट देखा हुआ है। तीसरा जो जख्म है, जो वुंड है, वो है इनकंसिस्टेंसी, erratic किस्म की केयर गिविंग। पल में तोला पल में माशा, पता ही ना चले। ऐसे सरपरस्त जो कभी बहुत ज्यादा आपकी आवभगत करें बच्चे की और कभी बिल्कुल इग्नोर करें, भूल जाएं। इर्रेगुलर किस्म के पैटर्न्स, पता ही ना चले कब प्यार आ रहा है वालिदैन को, कब नफरत हो रही है। ऐसे वालिदैन अपने बच्चे के अंदर इनकंसिस्टेंस उसका मजाज कर देते हैं। इसकी वजह से ये जो इनकंसिस्टेंसी होती है लीडिंग टुवर्ड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। चौथा सबसे बड़ा जख्म है अब्यूज। वो अब्यूज सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है, वो फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है, वो इमोशनल अब्यूज भी हो सकता है। वो किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल अब्यूज बच्चे को अगर मिलेगा तो उसकी अटैचमेंट वो बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी, वो रिलेशनशिप में अच्छा नहीं होगा। अक्सर लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे समझ आती है, मुझे पता है मेरा अटैचमेंट स्टाइल एंशियस है,
डिसऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन ये पता होने के बावजूद फिर भी मेरे दिल में एक जख्म सा है, मेरा दिल ठीक नहीं फील करता। नाज़रीन, यहाँ एक बात बहुत अहम है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। चीजों की समझ आ जाना और चीजों का हील होना ये एक जैसी बात नहीं है। आज हम इसी फर्क को आसान करके आप तक पहुंचाएंगे। ये फर्क आमतौर पे थेरेपी रूम में खुलता है। अब मैं आपसे थेरेपी रूम के कुछ मूवमेंट्स शेयर करने वाला हूं जो आपको बताएंगे कि कैसे ये चीज होती है। एक क्लाइंट कहता है कि सर मुझे रिलेशनशिप में एंग्जाइटी हो जाती है, ये मेरा अटैचमेंट स्टाइल है, मैं किसी के साथ अटैच हो जाऊं तो बहुत ज्यादा अटैच हो जाता हूं, या मैं किसी के साथ अटैच हो जाऊं तो मुझे उस पर शक रहता है। वो मुझे अपना अटैचमेंट स्टाइल तक बताते हैं कि सर मैं जरा एंशियस अटैचमेंट स्टाइल रखता हूं, मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, सर पूछो मत, मैं तो फिर चाहती हूं कि वो मुझे ही सोचे। वो ये बातें बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे होते हैं क्योंकि ये उनके दिमाग की समझ है। और फिर चंद मिनट बाद वही शख्स या वही खातून अचानक से मुझे ये कहती है कि मैं ये सारा कुछ समझती हूं लेकिन फिर भी मेरा दर्द कम नहीं होता। जब वो मुझे लेट रिप्लाई देता है तो मेरा दिल कट जाता है, अंदर से कुछ टूट जाता है, मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, मेरा सांस रुकने लगता है। जब हमारा क्लाइंट ये तमाम बातें कर रहा होता है तो तब हम उसका अटैचमेंट स्टाइल नहीं देख रहे होते, बल्कि यहां हम उसका अटैचमेंट वांट देख रहे होते हैं। असल में आपका अटैचमेंट स्टाइल ये होता है कि आप सरवाइव कैसे करते हैं इमोशनल। कोई भी आपका इमोशनल रिलेशनशिप शुरू हुआ, आप उस रिलेशन में सरवाइव कैसे करते हैं, ये आपका अटैचमेंट स्टाइल होता है। और इसके पीछे अटैचमेंट वांट्स कार फरमा होते हैं। एक इंसान मुझे कहता है कि सर मैं बहुत ओवर थिंक करता रहता हूं या करती रहती हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोगों का दिमाग हर वक्त डेंजर स्कैन करने में लगा हुआ, और ऐसे लोग जब कोई इनके क्लोज आना चाहता है तो ये आगे से छुई मुई की तरह बंद हो जाते हैं। मतलब क्लोजनेस इनके नर्वस सिस्टम के लिए अनसेफ है। कोई मुझे कहता है कि मुझे बार बार रीअश्योरेंस चाहिए, कोई मुझे तसल्ली दे, कोई मेरे से बात करे, कोई मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन दे कि वो मेरे लिए मौजूद है। मतलब ऐसे लोगों के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, इनको बाहर से मांगनी पड़ती है। मैं अक्सर कहता हूं तालाब तो बरसात में हो जाते हैं कमजर्फ, समंदर कभी आपे से बाहर नहीं आता। तो इनका जो समंदर है या तालाब है वो उछल कूद कर रहा है, इनको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यही पैटर्न्स बहुत दफा रिपीट होते रहते हैं। ये उनको कोई नाम भी दे सकते हैं, ये उनको ठीक भी कर सकते हैं। याद रखें कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ कुछ अलामात है। अटैचमेंट वांट्स कोई बाहर सोच नहीं होती, बल्कि ये आपके जिस्म के अंदर स्टोर दर्द होता है। यूं समझें कि आपका जिस्म एक मेमोरी कार्ड है और उसने बुरी याददाश्तों को अपने अंदर महफूज कर लिया है। और ये उस वक्त बनता है जब बचपन में इमोशनल नीड्स पूरी ना हुई हो, रोना एक्सेप्टेबल ना हो और केयर इनकंसिस्टेंट हो, कभी केयर मिले कभी ना मिले, या फिर कंडीशनल केयर मिले कि अच्छे बच्चे बनोगे तो ही तुम्हें प्यार मिलेगा, हाथ दोगे तो ही ये होगा, कंडीशनड लव मिलाओ। यूं समझे कि इनको थोड़ी थोड़ी सी जो मोहब्बत और कदर मिली वो भी शर्तों पे मिली। और पता है ये वांट्स शो कैसे होते हैं? जब थेरेपी रूम में अचानक बात करते करते आंखों में आंसू आ जाए बगैर वजह के। असल में ये पुराना दर्द एक्टिवेट हो रहा होता है, सीने में अचानक से जकड़न शुरू हो जाए जब आप अपनी इमोशनल नीड्स का तज़किरा करें, क्योंकि माजी में ये तमाम नीड्स जो है ये अनसेफ फील करवाती थी। और अभी जब केयर मिल रही है तो एक शर्मिंदगी का एहसास है, क्योंकि कभी केयर मिली ही नहीं। ये जो केयर मिल रही है ये अनफिमिलियर है, एक बच्चों जैसा खौफ जो कहता है कि मुझे कहीं छोड़ ना दिया जाए। ये सब प्रेजेंट की बात नहीं है, ये पास्ट का रिप्लाई है। मैं थेरेपी में अक्सर कहता हूं कि आपका अटैचमेंट स्टाइल आपके बिहेवियर्स को शो करता है और आपके अटैचमेंट वांट्स आपका दर्द जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब एक केस से ये बात समझते हैं। एंशियस अटैचमेंट का एक केस लेते हैं। एक खातून कहती है कि मैं जरा क्लिंगी हूं, वो चिपको किस्म की, जिससे जिससे ताल्लुक बनता है बस समझो कि वेल्ड हो जाती हूँ और चिपक जाती हूँ। वो चिपको किस्म की रिलेशनशिप में चली जाती है। और पता है ऐसा क्यों है? बचपन में वालिद साहब इमोशनली अनअवेलेबल थे, कभी तवज्जो ही नहीं दी उन्होंने, इग्नोर करके रखा। अब रिजल्ट क्या निकलेंगे इस चीज के कि दिमाग हमेशा रीअश्योरेंस मांगेगा, प्यार की भूख, और बॉडी अबैंडनमेंट से डरेगी, कहीं छोड़ ना दिया जाऊं। स्टाइल जो है वो एंशियस है और वांट जो है वो अबैंडनमेंट है। दूसरा केस लेते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट का। एक मर्द मुझे बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूं। लेकिन जब उसको कोई केयर ऑफर की जाए ना तो उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और क्लोजनेस पर वो डिस्कम्फर्ट फील करना शुरू कर देता है। हकीकत पता क्या है? हकीकत यह है कि जब भी उसने अपनी नीड को शो करवाया उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इसलिए उसका स्टाइल अवॉइडेंट हो गया, वो चीजों से भागता है। और उसका वांट, उसका जख्म क्या है? निग्लेक्ट और इनवैलिडेशन। कभी उसको तस्लीम ही नहीं किया गया। वो शेर है ना, बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। बाज़ औक़ात तस्लीम कर लेना इतनी बड़ी बात होती है। हीलिंग असल में कैसे होती है? याद रखें कि जबरदस्ती बदलने से हीलिंग नहीं होती। हीलिंग आती है आपके एक्सपीरियंसेस से। कोई आपको बदलने के लिए जल्दबाजी ना करे, कोई भी आपके एहसासात को कभी भी गलत ना कहे। आप गुस्सा करें और बदले में छोड़े ना जाए, आप खामोश हो जाएं फिर भी मौजूद रहा जाए, आपको छोड़ा ना जाए। जब आपके एक्सपीरियंस इस तरह के होंगे
تو آپ کا نروس سسٹم ایک نیا سبق سیکھے گا. آہستہ آہستہ آپ کی باڈی کہنا شروع کر دے گی کہ میں اپنی نیڈز کو ایکسپریس کر سکتا ہوں. تب جا کر آپ کے جو وونڈز ہیں وہ سافٹن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا اٹیچمنٹ سٹائل خود بخود چینج ہونا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیں چینج کبھی بھی فورس سے نہیں آتی, زبردستی سے نہیں آتی, بلکہ یہ نرمی سے آتی ہے. آپ خود کے ساتھ نرمی برتنا شروع کریں. آپ کوئی ضرورت مند نہیں ہے, نیڈی نہیں ہے, آپ ویک نہیں ہیں, آپ بروکن نہیں ہیں, بلکہ آپ وہ انسان ہے جس نے محبت کرنا مشروط ماحول میں سیکھا. کنڈیشنڈ لو, جس کو اگر تھوڑی سی قدر اور محبت ملی ہے نا, وہ بھی اتنی زیادہ شرائط کے ساتھ ملی ہے. اور یہ جو اٹیچمنٹ وونڈز ہیں نا, یہ کوئی فلاز نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ صرف وہ جگہیں ہیں جہاں پر کسی نے رک کر آپ کو محسوس نہیں کیا. تھراپی آپ کو ایک نیا انسان بنانے کے لیے نہیں ہے. تھراپی آپ کے اندر نرمی لانے کے لیے ہے کہ آپ کے جسم کا, آپ کے دماغ کا وہ حصہ جو ہمیشہ الرٹ رہا ہے, اس کو ذرا سلو ڈاؤن اور سافٹن کرنے کے لیے. جیسے ہی وہ ریلیکس ہو جائے گا آپ بہترین ہو جائیں گے. اگر اس ویڈیو میں آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہے تو یاد رکھیں یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ ادھورا ملا ہوا پیار ہے. اور اسلام نے بھی ایموشنل سیفٹی کو بنیاد بنایا ہے. کسی بھی ریلیشن شپ میں ایموشنل سیفٹی بنیاد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو. لیکن ہمارے کلچر میں کچھ بچوں پہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں, ان کو ایک چھوٹی عمر میں ہی اپنے سے بڑا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. رونے کو کمزوری سمجھا جاتا ہے. کچھ بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں ہی بہت زیادہ برڈن دے دیا جاتا ہے. ان کے جذبات کو سپریس کر دیا جاتا ہے, کرش کر دیا جاتا ہے. آنسو نکلتے ہیں, دبا دیے جاتے ہیں. یقین مانے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے, ان کا بچپن کہیں کھو جاتا ہے. ناظرین, احساس کو تسلیم کرو, کمزوری میں رحم کرنا سیکھو اور اپنے تعلقات میں نرمی رکھو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو سیشن میں. اللہ حافظ.